आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कल के मैच की बात। सीएसके वर्सेस मुंबई, मतलब एक तरह से इसको कहें तो आईपीएल का फाइनल टाइप का था। और संडे का दिन, एक दिन छुट्टी मिलती है तो मज़ा भी आता है। दिल भी धड़क रहा था कि क्योंकि आपकी जो फेवरेट टीम होती है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था मामला। मैं चाहता था कि सीएसके जीते, धोनी खेले, रोहित शर्मा अच्छा खेले और मुंबई हार जाए। इत्तेफाक से ये सारी दुआएं कल पूरी हो गई और कमाल ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड है पूरा मामला। लेकिन जिस तरीके से आखिरी 4 गेंद, मतलब लोग इंतजार करते हैं कि धोनी आए, धोनी तीसरी बार अभी तक आईपीएल में धोनी आए। एक मैच में कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बाद 36 नॉट आउट, 37 बल्कि। और कल तो मतलब लग रहा था कि कुछ पता नहीं क्या सपना देख रहे हैं। 4 गेंदें बची हैं, धोनी मैदान में, पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा बल्ले के थोड़ा सा नीचे लगी गेंद, वरना वो भी ऊपर ही था, तो उस पर 2 रन। 4 गेंदों पे 20 रन बनाकर धोनी वापस नॉट आउट गए और आखिर में मुंबई इंडियन 20 रन से ही हारी, यानी जितने रन धोनी ने बनाए थे। और हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर और वो लगातार 3 छक्के। बहुत सारी चीज़ें हार्दिक पांड्या को लेकर चल रही हैं, लेकिन कल बड़ी खामोशी से जवाब दिया धोनी ने। तो गजब का मैच। और दूसरी तरफ हम सबके प्यारे रोहित शर्मा, हमारे कैप्टन, क्या इनिंग खेली कल, सेंचुरी। तो रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, मुंबई हार गई, धोनी के 3 छक्के और चेन्नई की जीत। एक कंप्लीट पैकेज था कल। आईपीएल का मुझे अब तक का बेस्ट मैच कल लगा। तो ये खुशी आपसे शेयर करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल संडे शाम के मैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन कल सुबह एक और चीज़ हुई। सुबह के 5 बज रहे थे और सलमान खान के घर, मुंबई के नामचीन पते में से एक पता है गैलेक्सी अपार्टमेंट। वो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहाँ पिछले 40-50 साल से सलमान खान का पूरा परिवार रहता है, क्योंकि सलीम खान सबसे पहले वहीं आए। सलीम खान ने वहीं से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, हीरो बने, फिर राइटर बने। और कहते हैं कि वो घर उनके लिए बहुत लकी है। इसीलिए इतना सब कुछ स्टारडम होने के बावजूद सलमान खान ने वो गैलेक्सी नहीं छोड़ा और पूरा जो परिवार है वो आज भी गैलेक्सी में रहता है। तो उसी गैलेक्सी से सुबह सुबह एक चौंकाने वाली खबर आई थी, एक दहलाने वाली खबर आई थी। खबर ये कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर थे, गैलेक्सी के पास से गुजरते हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, और अचानक उनमें से पीछे बैठा हुआ शख्स, जो पीछे बैठा था, दोनों हेलमेट में थे, और वो अपना निशाना गैलेक्सी की तरफ तानता है और एक के बाद एक 5 गोलियां चलाता है। 3 गोली ज़मीन पर लगती है, एक गोली गैलेक्सी की दीवार पर और एक गोली उस गैलेक्सी का वो जो एक तरह से कहें झरोखा या बालकनी, जिसके ऊपर एक पर्दा होता है लकड़ी का, और उस पर्दे के को हटाकर सलमान खान बीच बीच में जब भी मौका मिलता है तो आते हैं, अपने चाहने वालों को अपना चेहरा दिखाते हैं। तो एक गोली उसी पर्दे में लगी और पर्दे को चीरते हुए उस पर्दे के पीछे ड्राइंग रूम है और उस ड्राइंग रूम की दीवार पर जाकर लगती है। सुबह 5 बजे का वक्त था और अंदाज़ा लगाइए कि लोग सो रहे थे। अगर कोई बालकनी में टहल रहा होता या होता तो कुछ भी हो सकता था। और सलमान खान सैटरडे की रात घर पे ही थे, यानी कि संडे की सुबह वो सो रहे थे जिस वक्त ये गोलीबारी हुई। बाद में पुलिस पहुंचती है, मौके पर तफ्तीश करती है, गोलियों के खोखे को समेटती है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। सुबह का वक्त था तो मुंबई पुलिस के लिए एक फ़ायदा था। सुबह सुबह सीसीटीवी फुटेज के जरिए सड़क पर किधर कहाँ भाग रहा है ढूंढना ज़्यादा आसान है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं। और वैसे भी मुंबई के बारे में कि मुंबई देर से सोकर उठता है ये शहर, और उस वक्त तो सब ऊँग ही रहे होंगे। तो सीसीटीवी कैमरे से मदद मिली। पता चला कि जो दोनों शूटर थे गैलेक्सी से निकलते हैं और गैलेक्सी से निकलने के बाद वहीं पे एक माउंट मैरी है, वहाँ पे एक उस गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर गाड़ी को पार्क करने के बाद वहाँ से वो एक बहुत मशहूर है महबूब खान स्टूडियो, वहाँ से एक ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ने के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर वहाँ से वो उतरते हैं अगले सांता क्रूज़ रेलवे स्टेशन पर। सांता क्रूज़ उतरने के बाद वकुला की तरफ जाने वाले एक ऑटो में बैठ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उसके आगे के सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस को मिली नहीं है, तलाश जारी है। तो ये 2 शूटर, अब यहाँ पे तो दोनों हेलमेट में थे, लेकिन बाद में जब वो चाहे सांता क्रूज़ पहुँचे, चाहे बांद्रा स्टेशन पहुँचे या वकोला के लिए ऑटो पकड़ा, ये सारी जगहों पे जब कैमरे की तलाशी ली गई तो प्लेटफॉर्म पर बाकी जगह हर जगह हेलमेट में तो ये घूम नहीं सकते, प्लेटफॉर्म पर शक हो जाता। तो जब बाइक छोड़ी तो हेलमेट भी छोड़ दिया और उसके बाद इन दोनों के चेहरे कैमरे में, तो इन दोनों में को अब पहचानने की कोशिश की गई। तो उनमें से एक निकला विशाल गुरुग्राम का, दिल्ली के करीब, और ये रोहित गोदारा गैंग का है। और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो इनडायरेक्टली जाकर जो 2 शूटर में से एक शूटर विशाल है, उसके तार जुड़ गए लॉरेंस बिश्नोई से। अब ये तो लॉरेंस बिश्नोई के तार जुड़े, पुलिस इधर ढूंढ रही है। उधर अचानक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है अनमोल बिश्नोई नाम से। अनमोल बिश्नोई जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और इस वक्त कहते हैं कि वो अमेरिका में है, लेकिन उसको वीपीएन और बाकी के थ्रू, अमेरिका से नहीं बल्कि यहीं से कहीं से वो मेल जनरेट किया गया और उस मेल में धमकी दी गई। सलमान खान के घर सुबह सुबह हुई गोलीबारी को लेकर कहा गया कि ये तो अभी ट्रेलर है,
पिक्चर पूरी बाकी है और तुमको समझाया था, तो इसकी जिम्मेदारी भी ली। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ही जिम्मेदारी ले ली गई। अब पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक करीब 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन दूसरे शूटर की शिनाख्त अभी हुई नहीं है। हो जाएगी क्योंकि पहले की तो हो चुकी है। लेकिन उन दोनों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था इस शूट आउट के लिए, गैलेक्सी के बाहर जाकर जो गोलियां चलाई, उसकी तस्वीर भी कैद है। अगर उसको आप वैसे देखेंगे तो पता नहीं चलता, लेकिन उसको स्लो करके देखेंगे तो पता चल जाता है कि कैसे वो पीछे बैठा हुआ शख्स अपना हाथ दाहिनी तरफ करता है, उसके दाहिनी तरफ गैलेक्सी है और वो गोली चलाता है। तो जिस बाइक पर इन लोगों ने गोली चलाई, इत्तेफाक से वो बाइक मिल गई लावारिस, क्योंकि शूट आउट के बाद इन्होंने छोड़ दी। अब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि ये बाइक रायगढ़, पता नहीं, मुंबई के बहुत सारे क्राइम की कड़ियाँ जो है रायगढ़ में जाकर जुड़ती हैं। शीना बोरा भी शायद उसमें एक थी, क्योंकि उसकी बॉडी वहीं मिली थी। तो रायगढ़ में एक शख्स रहता है, उस शख्स के नाम पे एक गाड़ी रजिस्टर्ड थी बाइक। पुलिस वहाँ तक पहुँची, फ़ौरन उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि नहीं, वो तो बेकसूर है। और उसने फिर बताया कि अभी 1 हफ्ते पहले उसने ये बाइक किसी को बेची है। अब इसका मतलब है कि ये वही 2 लोग हैं। लेकिन अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या वो जो बाइक उसने खरीदी है वो असली नाम पे तो लेगा नहीं, तो वो फेक नाम ही है। लेकिन वहाँ से भी कुछ ऐसे कैमरे, CCTV जहाँ ये लोग कैद हुए, तो उसके जरिए अब उनकी तलाश की जा रही है। मुंबई में रेकी के दौरान कहाँ ठहरे थे ये भी तलाश की जा रही है। लेकिन ये अभी तक पता चला इस इंसिडेंट से पहले के कैमरे की जब तलाशी ली गई कि ये दोनों कई बार गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुके हैं। इन्होंने उस गैलेक्सी अपार्टमेंट के इर्द गिर्द हर रास्ते, हर चौराहे, कहाँ से निकलना है, कहाँ से आना है, किधर से भागना है, उन सब की रेकी कर रखी थी। यहाँ तक कि उनके प्लान में वो टाइमिंग भी शामिल था कि सुबह 5 बजे उन्हें मालूम है कि मुंबई देर से सोती है, तो लोग अमूमन 3-4 बजे तक जागे रहते हैं और उसके बाद जब सोते हैं तो फिर सोते हैं। तो 5 बजे इसका मतलब है कि लगभग सब सो रहे हैं, सड़क पर भी सन्नाटा, गाड़ियाँ भी नहीं, ट्रैफिक नहीं। तो गोली चलाने के बाद भागना भी आसान है, लेकिन बाइक के साथ ज़्यादा दूर तक भाग भी नहीं सकते इन्होंने, इसलिए बाइक को पार्क की, फिर ऑटो पकड़ा, फिर ट्रेन पकड़ी, फिर ऑटो पकड़ा, तो गुमराह करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है और साथ में वो मेल सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक पे क्लेम भी कर दिया लॉरेंस बिश्नोई के जो भाई के नाम पे, अनमोल बिश्नोई। बट इसमें होगा क्या? इन 2 में से एक जो विशाल गुरुग्राम का है, चलिए ये भी पकड़ा जाएगा, शायद दूसरे की शिनाख्त हो जाएगी, वो भी पकड़ा जाएगा। आगे क्या होगा इसको जानने के लिए अब आपको असली कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इंसिडेंट था, आपको बताना जरूरी था। अब तक सलमान खान को 5 बार धमकियां दी गई और ये दूसरा मौका है जब हमलावर सलमान के घर तक पहुंच गए। इसकी शुरुआत होती है 2018 से। आज से 6 साल पहले सलमान खान को पहली बार धमकी दी गई थी और उस धमकी के साथ एक नाम पूरे देश की मीडिया में सुर्खियों में था, और वो नाम उससे पहले शायद ही कोई जानता था, और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई को एक केस के सिलसिले में जोधपुर ले जाया गया। जोधपुर कोर्ट में उसकी पेशी थी। रह वो रहा था तिहाड़ जेल में, बीच में कुछ दिन अजमेर जेल में रहा, लेकिन फिर उसको जोधपुर जेल में पेशी थी। जोधपुर जेल पहुंचा, जब वहाँ से बाहर निकला, इत्तेफाक से इसी जोधपुर का वो वाक़या है जब हम साथ हैं फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, ये सारे लोग थे। और इसी शूटिंग के दौरान वो चिंकारा और हिरन का शिकार हुआ, जिसके इल्ज़ाम सलमान पर लगे, और वो केस अब भी चल रहा है। तो उसी शिकार के लिए बिश्नोई बिरादरी जो है वो सलमान के खिलाफ हो गई थी। और लॉरेंस बिश्नोई अब अपने आप को जब जोधपुर पहुंचा तो उसे पता था, उसने बिश्नोई बिरादरी में अपनी जो पैर है या वो है पहुंच बनाने के लिए उसने कहा कि अगर सलमान माफ़ी मांगे तो ठीक, नहीं माफ़ी मांगेगा तो उसे हम मार देंगे। और ये बयान उसने जोधपुर कोर्ट में दिया था। और उसने साथ में ये भी कहा था, ये 2018 फर्स्ट टाइम की बात है, कि हम इसी जोधपुर में सलमान खान को मारेंगे। अब उस जोधपुर में क्यों? क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान अक्सर जोधपुर का आना जाना लगा रहता था, और जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान रहे अलग अलग किस्तों में। तो उसने पहली बार 2018 में धमकी दी कि सलमान खान को मारेंगे और जोधपुर में मारेंगे, और इसी मारने की वजह और कोई दुश्मनी नहीं, पैसा होगा ही, अब वो सब बातें नहीं थी। उसने ढाल बनाया हिरन के और चिंकारा के शिकार को, कि इससे बिश्नोई बिरादरी जो है वो बहुत आहत हुई है, और सलमान खान अब तक माफ़ी नहीं मांगा, तो अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो हम मार देंगे। तो 2018 की बात है कि जोधपुर कोर्ट में पहली बार जब ये मीडिया के कैमरे पर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, तो लॉरेंस बिश्नोई का अगले दिन नाम धीरे धीरे लोगों को पता चला, और यहाँ से सच में उसे एक पब्लिसिटी मिल गई, और लॉरेंस बिश्नोई का धीरे धीरे नाम होता ही गया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद तो फिर वो लगभग देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर या डॉन ही एक तरह से बन गया। पर 2018 के उस धमकी को लगा था ये कि पब्लिसिटी और कुछ नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बिश्नोई बिरादरी ने सलमान खान के खिलाफ बहुत कुछ धरना प्रदर्शन किया था जोधपुर में। आ गई बात अब 1 साल बाद 2019 में एक संपत नेहरा नाम का शूटर है, ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। ये हरियाणा पहुंचा। जब हरियाणा पहुंचा तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया और पूछताछ हुई, क्योंकि कई केस में वो वांटेड था, तो तब जाकर खुलासा हुआ सलमान की दूसरी धमकी की। 2018 में लॉरेंस दे चुका था। जब संपत नेहरा लॉरेंस का शूटर पकड़ा गया, तब उसने बताया कि वो हरियाणा एक ऐसे बंदूक को ढूंढने के लिए आया है
जिसका रेंज ज़्यादा, मतलब दूर से कहीं निशाना लेकर किसी को मार सके। तो उसने पूछा कि ऐसे लॉन्ग रेंज की गन लेकर तुम किसको निशाना बनाना चाहते हो? तब उसने खुलासा किया कि सलमान खान को मारने के लिए मुझे एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड गन की ज़रूरत है जिसकी रेंज दूर तक हो। तो उसने कहा कि क्यों दूरी तक, क्यों, नज़दीक से भी तो हथियार है, तो तुम ये शायद बहाना कर रहा है। उसने कहा नहीं। फिर उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस पहली बार चौंकी और दूसरी धमकी सामने आ गई। वो ये, उसने कहा मैं मुंबई में था और मुंबई में मैं बहुत भटका घूमा और सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर मैंने बड़ी चक्कर काटे और उसकी रेकी की, कितने बजे जाता है, बालकोनी में कब खड़ा होता है। तो मेरे पास एक गन था, लेकिन उस गन को मैंने देखा कहीं और चलाकर, तो उसकी लगा नहीं कि इतनी दूरी से मैं निशाना ले सकता हूँ, क्योंकि सड़क के इस पार या उस पार से खड़ा होना था। घर के अंदर गैलेक्सी में तो घुस नहीं सकता था, सिक्योरिटी है, तो दूर से निशाना नहीं लग सकता था। तो परफेक्ट निशाना लगता नहीं, इसलिए मौका चूक जाता। तो मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैं वापस आया हूँ हरियाणा, ताकि एक ऐसी गन मुझे मिले जिससे मैं लंबी दूरी तक सही निशाना लगा सकूँ। जब यह खुलासा हुआ तो फिर दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को इसके बारे में बताया। मुंबई पुलिस ने फिर इस मामले में जांच की और आगे की कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई क्या हुई पता नहीं। संपत नेहरा को वैसे ही पकड़ा जाना था, वो पकड़ा गया और वो जेल में है अभी भी। ये 2 हो गया, 18 के बाद 19। अब इसके बाद तीसरी धमकी आती है 2022 में। 3 साल खामोश हो जाता है। इस दौरान में कई बार लॉरेंस फिश्नोई कुछ बोलता है, लेकिन असली धमकी तब आती है जब 3 साल पहले जो बांद्रा, जहाँ पे घर है सलमान खान का, इसको मुंबई वाले बांद्रा भी कहते हैं, तो उसी बांद्रा में गैलेक्सी के ठीक थोड़ा सा आगे एक जॉगिंग पार्क, मैं उस पार्क में गया भी हूँ जब वहाँ था, तो उस जॉगिंग पार्क में सलीम खान, सलमान खान के जो पिता हैं, वालिद हैं, वो हर सुबह जॉगिंग करने जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनके साथ 1-2 पुलिस वाले भी होते हैं, क्योंकि सुरक्षा मिली हुई है। तो उसी जॉगिंग पार्क में सलीम खान जून 2022 में जॉगिंग करने के लिए गए, और जब वो जॉगिंग करते थे तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहीं उसी पार्क में एक बेंच है, और वो खासतौर पे बेंच यही था कि इसी पे सलीम खान बैठेंगे, तो वो उसी पे आके बैठते थे। तो जॉगिंग करने के बाद जब वो उस बेंच पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मुड़ा तोड़ा पेपर रखा हुआ है। तो उन्होंने उठाया तो देखा कि उस पर लिखा हुआ है, और उस पर यह लिखा था कि तुम और तुम्हारे बेटे दोनों का जो है यही अंजाम होगा, तुम दोनों को मारा जाएगा। और पूरी जो उसमें डिटेल थी वो ये, उससे ठीक पहले, ये बात है जून की, जून 2022, और उससे पहले 27 से 28 29 मई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था। तो ठीक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के महीने भर के बाद ये एक चिट्ठी मिली एक पार्क के बेंच पर, जिसपे सलीम खान बैठा करते थे, और इस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा वही अंजाम होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ है। तो ये तीसरी धमकी थी, लेकिन इस खत को किसने रखा, कहां से रखा, कैसे रखा, नहीं मालूम। तीसरे का भी अंजाम हुआ। इसके बाद 2023 मार्च का महीना, एक ईमेल आता है सलमान खान के मैनेजर को, और वो ईमेल जो भेजा था उसकी जो आईडी थी, वो आईडी थी एक शख्स है जिसका नाम है मोहित गर्ग। तो मोहित गर्ग के आईडी पर ये ईमेल आया। मोहित गर्ग लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बॉस है उसकी गैंग में, गोल्डी बराड़, जो इस वक्त कनाडा में है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जो असली प्लानिंग की थी वो गोल्डी बराड़ है। तो ये जो है मोहित गर्ग, इसके ईमेल आईडी से ये मेल गया सलमान खान के मैनेजर को, और उस मेल में ये लिखा था। ये जब बात कर रहा हूं मैं मार्च 2023 की, तो इस दौरान में फिर से लॉरेंस बिश्नोई ने 1-2 बार ये कहा जेल से ही कि सलमान खान को मौका दे रहा हूं, वो एक बार माफ़ी मांग ले। ये भी कहा था कि वहाँ एक बिश्नोई का मंदिर है राजस्थान में, वहाँ जाकर वो माफ़ी मांग ले तो हम उसे छोड़ देंगे, हमें उससे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो फिर हम उसे मार डालेंगे। ये धमकी दे चुका था। उसी धमकी के बाद ये मार्च 2023 में एक ईमेल आता है सलमान के मैनेजर को मोहित गर्ग के ईमेल आईडी से, जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस का खास है। उस ईमेल में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हें वक्त दिया, मोहलत दी, और तुमसे कहा कि तुम माफ़ी मांग लो, तुमने मांगी नहीं। अब तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं कि तुम गोल्डी बराड़ से फेस टू फेस अब बात करो। फेस टू फेस तुम बात करो और उसके बाद माफ़ी मांगो। अगर तुमने फेस टू फेस बात नहीं की तो ये लास्ट मैसेज है, इसके बाद कोई मैसेज नहीं, इसके बाद सीधे हमला होगा। ये मार्च 2023 की बात है। इस ईमेल के आईडी के आने के बाद मोहित गर्ग ईमेल आईडी जिसने भेजा, इसका क्या हुआ? संपत नेहरा के अलावा बाकी इन सब का भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद नवंबर 2023, ये मार्च 2023 की बात है, अब नवंबर 2023, 4 महीने पुरानी बात है। इसमें फेसबुक के जरिए, पहले मेल से आया, अब फेसबुक के जरिए सलमान खान को 5वीं धमकी दी गई। और इस फेसबुक में ये लिखा था, ये जो धमकी दी गई थी, ये एक पंजाबी और सिंगर हैं जिनका नाम है गिप्पी गरेवाल। गिप्पी गरेवाल को जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि गिप्पी गरेवाल ने सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनके फेवर में कुछ कहा, तो उसने कहा कि अब तू भी जाएगा। और साथ में इसी जो फेसबुक पे जो एक पोस्ट था उसमें यह भी लिखा था,
और कि ठीक गिप्पी ग्रेवाल तेरे ही जैसा अंजाम सलमान खान का भी होगा, और सलमान खान को इसमें भी जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये हो गए 5 धमकी। अब इन 5 धमकी के अलावा एक बार एक शख्स संपत नेहरा, जो मैंने आपको बताया 2018 में, बल्कि 2019 में वो गैलेक्सी पहुंच गया था, लेकिन उसके पास दूर तक मारने वाला गन नहीं था, इसलिए उसने गोली चलाई नहीं, लौट आया। अब पहली बार 2 लोग गैलेक्सी के बाहर पहुंचते हैं, 5 राउंड गोली चलाते हैं, 3 गोलियां ज़मीन पर, एक गैलेक्सी की दीवार पर और एक गोली गैलेक्सी के झरोखे के पर्दे को भेदती हुई ड्राइंग रूम की दीवार पर। ये पहला मौका है जब गैलेक्सी के अंदर तक गोली पहुंच गई। अब जाहिर है ये मुंबई पुलिस के लिए भी एक चेतावनी जैसी है, क्योंकि अभी तक धमकी पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि अब गैलेक्सी के अंदर तक गोली जा रही है, और उस बालकनी या झरोखे से जहाँ अक्सर सलमान खान आकर अपने फैंस को एक अपनी झलक दिखाते हैं। अब इन धमकियों के बाद ऐसा भी नहीं है कि मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई। 2022 में सलमान खान को गन के लिए लाइसेंस दे दिया। सलमान खान को अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने फिर गन खरीदा। अब ऐसा नहीं कि उनके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन उसी हिरन के शिकार के लिए जब वो जोधपुर गए थे और लाइसेंसी वेपन जो शायद एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद उनको कभी दोबारा लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन अब उनकी जान को खतरा को देखते हुए दोबारा 2022 में मुंबई पुलिस ने रिवोक किया और उनको गन का लाइसेंस दे दिया। तो पहले ये कि आपके पास एक बंदूक हो ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सकें। दूसरी, इससे पहले सलमान के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, 2 पुलिस वाले होते थे साथ में, और अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ गाड़ी में भी पुलिस वाले होते थे। लेकिन अब जब लगातार थ्रेट बढ़ा तो अब इसको वाई को बढ़ाकर वाई प्लस, तो वाई प्लस में अब सिक्योरिटी ये है कि कम से कम 4 और 2 6 लोग वैसे होते हैं, बाहर जाते हैं कुछ और होते हैं, घर के अंदर अलग सिक्योरिटी होती है। मतलब सलमान अगर गैलेक्सी में है तो भी सुरक्षा रहेगी मुंबई पुलिस की। अब यहाँ पे फिर सवाल उठ रहा है कि अगर मुंबई पुलिस की सुरक्षा 24 घंटे घर के अंदर भी और सलमान खान बाहर जाते हैं तो भी है, तो उसी सुरक्षा वाई कैटेगरी या वाई प्लस के रहते हुए 2 लोग आते हैं और गैलेक्सी के बाहर गोली चलाकर निकल जाते हैं, पकड़ में भी नहीं आते, तो यहाँ सुरक्षा पे भी सवाल है। लेकिन इन्हीं सुरक्षा को देखते हुए लास्ट ईयर सलमान खान ने यह भी किया कि अपने लिए एक बुलेट प्रूफ जो एक निसान गाड़ी है वो दुबई से इंपोर्ट किया है, और अब वो बुलेट प्रूफ, पहले था इनके पास लैंड रोवर बुलेट प्रूफ के ही जैसा, लेकिन अब उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने लिए खरीदी। अब वो जहाँ भी ट्रैवल करते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद दिक्कत एक है जो मुंबई पुलिस के लोग बताते हैं, वो ये है कि सलमान खान एक स्टार है, एक सितारा है। अब सितारा अपने चाहने वालों से दूर तो नहीं रह सकता ना, मतलब इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि सलमान सितारे हैं और उनके चाहने वाले जुगनू हैं, तो जितना जुगनू चमकेगा यानी उनके फैंस आसपास होंगे उतना बड़ा वो स्टार, उतनी ज़्यादा उसकी चाहत। अब अगर उस स्टार से उसके चाहने वालों को ही दूर कर दिया जाए तो फिर स्टार को ही बुरा लगेगा और उसे लगेगा काहे का स्टारडम। लेकिन अब मामला ये आ गया कि 5 धमकी और 2 बार पहुंच चुके हैं गैलेक्सी तक। तो अब सलमान खान की पब्लिक अपीयरेंस, सलमान खान के भीड़ में जाना, सलमान खान के शोज़ या अलग अलग स्टेज पे परफॉर्मेंस, इवेंट शूटिंग, फार्म हाउस, क्योंकि फार्म हाउस का भी एक किस्सा था कि फार्म हाउस पे भी रेकी की गई थी। बाकायदा कुछ हमलावर फार्म हाउस के पास रेंट पे घर लेकर कई महीने रुके, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तो ये भी एक हो चुका है। तो अब इन सारी चीज़ों पे असर तो पड़ेगा, लेकिन होगा क्या? मुंबई पुलिस कैसे रोकेगी, क्या करेगी? क्योंकि केस अपने आप में बेहद अजीब है। हर चीज़ घूम फिर कर ये आ रहा है कि जितने भी हमलावर हैं, शूटर हैं, ये किसके आदमी हैं? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है? जेल में है। तो आप अगर एक शख्स है कि चलो बाहर है जी, बाहर से पकड़ कर ले आएंगे, सारा केस सुलटा देंगे, वो तो ऑलरेडी जेल में है, कई जेल के चक्कर काट चुका है, तिहाड़ रहा खूब, अब उसको अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया, वहाँ है, लेकिन जेल से उसका पूरा साम्राज्य चल रहा है। तो ऑलरेडी जो शख्स जेल में है और ये सारे जो पकड़े जा रहे हैं, इनको पकड़ने का फायदा क्या है? ये मोहरे पकड़े गए, वो 2-4 और ले आएगा, हर महीने नया गिरोह बदल देगा, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? जब तक आप लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क जेल के बाहर की दुनिया, उसके गैंग से आप नहीं काटेंगे, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पहली चीज़ कि मुंबई पुलिस की मजबूरी क्या है? भाई वो तो ऑलरेडी तुम्हारे कब्जे में, यानी कानून के शिकंजे में है, जेल में है, फिर भी आप नहीं रोक रहे हो तो आगे कैसे रोकोगे? दूसरा, जो बाहर जेल के आज़ाद है लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा, मतलब उस गैंग का बॉस दूसरे नंबर का, वो है बराड़ गोल्डी। अब गोल्डी बराड़ देश में तो है ही नहीं, देश से कोसों दूर विदेश में, कनाडा में बैठा हुआ है। अब उस दूर देश से उसको यहाँ लाकर इन सारी चीज़ों को कैसे रोकें? पहले लाओ तो सही। अब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही कोशिश हो रही है, उसके पिता लगातार यही मांग कर रहे हैं, पर गोल्डी बराड़ अभी तक तो लाया नहीं किया है। करीब कितने साल हो गए, 90-92 से लेके आप मतलब 35-35 साल तो हो गए दाऊद को भी गए हुए, वो भी नहीं आया है, तो गोल्डी बराड़ भी नहीं आया। तो जब तक वो नहीं आएगा आप क्या करोगे इन सारी सुरक्षा और सारी चीज़ों का? क्योंकि मोहरे नए पैदा करता रहेंगे, नए नए लोगों को काम देते रहेंगे, और वो आकर कभी ना कभी इस तरह से धमकाते रहेंगे, धमकी देते रहेंगे। तो इसका हल यही है कि जब तक इस गिरोह के तमाम मेन लोग हैं आप उन पर शिकंजा नहीं कसते, और शिकंजा कसने का मतलब ये नहीं कि आप पकड़ के जेल में डाल दो,
जेल के अंदर से जो हो रहा है, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि लॉरेंस बिश्नोई तब तक लॉरेंस बिश्नोई नहीं बना था जब तक कि वो जेल नहीं पहुंचा था। 2014 में जब वो पहली बार अरेस्ट होकर जेल गया, वहां से लॉरेंस बिश्नोई फिर बड़ा गैंगस्टर बना। सोचिए, लोग बाहर से बड़े होकर फिर जेल आते हैं, ये वो गैंगस्टर है जो बाहर में छोटा मोटा गुंडा था और जेल आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई इस देश का इस वक्त अगर कहूँ तो गलत नहीं है, सबसे बड़ा गैंगस्टर है। क्यों? जेल ऑफिशियल ने बनाया, क्योंकि आप जेल के अंदर रहकर अगर पूरा गैंग चला रहे हो तो फिर काहे का जेल, कैसी जेल, कौन सी सख्ती, कौन सी सजा, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो उसी तरह गोल्डी बरार आप ले भी आएंगे तो क्या करेंगे? जब तक आप चेन नहीं काटोगे, आप संपर्क नहीं काटोगे, कोई फायदा नहीं है। तो मुंबई पुलिस के सामने दिक्कत यही है कि जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ के केस खोल सकते हैं, वो पहले ही से शिकंजे में, भैया क्या करोगे तुम? दूसरा है वो है ही नहीं देश में, तो तुम क्या करोगे भैया? तो इसी तरीके से ये चल रहा है। 5 धमकी हो चुकी, दूसरी बार गैलेक्सी में पहुंच चुके हमलावर, और कल तो हद ही हो गई कि गैलेक्सी के अंदर तक गोली पहुंच गई। तो इस केस में जो भी अपडेट होगा आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले भाई